सो हेलो एंड वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ द आर्टिस्ट हब। अगेन आज की जो हमारी गेस्ट हैं उनको हमारी ज़्यादातर ऑडियंस नहीं जानती होगी। दिस सीरीज इज बिकमिंग मोर ऑफ एन अंडररेटेड आर्टिस्ट थिंग, बट she is quite popular in her own space. She is super multi-talented from acting, voicing, singing, dancing, comedy shows, theater and what not. ऐसी शायद ही कोई चीज़ होगी जो इन्होंने ना की हो. And trust me, this is not a normal conversation. This is actually a free therapy session about happiness, life, motives and art. एक्सेट्रा। आई एश्योर यू तुमको इस कॉन्वर्सेशन से बहुत बहुत वैल्यूएबल चीज़ें जानने के लिए मिलेंगी, बिकॉज वॉट एवर शी इज डूइंग शी इज ऑसम। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू अ फ्यूचर मेगा स्टार प्रियादर्शनी इंदलकर, एंड यस शी इज वरुण सिस्टर। या लेट्स ट्यून इन। सो हाउ, मतलब वरुण को और तुमको डिज्नी बहुत पसंद है, मतलब ये साथ साथ ही शुरू किया था या मतलब इंडिविजुअल इंटरेस्ट अलग अलग था? सो बेसिकली वरुण को बहुत पसंद था बचपन से ये डबिंग एंड फैन डबिंग बेसिकली, एंड आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट इट, एंड आई वॉज हार्डकोर मराठी शाळेत शिकणारी मुलगी. सो ही यूज्ड टू कम टू मी फॉर ट्रांसलेशन ऑफ लिरिक्स कि ये गाना है और ये हमको ट्रांसलेट करना है, ये मराठी में करना है, तो तुम ट्रांसलेट करोगी और मैं गाऊंगा. बिकॉज ही कुड मॉड्यूलेट अ लॉट एट द एज ऑफ व्हाट वी वर इन 7th or 8th स्टैंडर्ड, और नो इवन 6th 7th or समथिंग. सो तब से वरुण ये कर रहा है और मैं उसके साथ ये कर रही हूँ. सो वी यूज टू बी लाइक कि I don't remember the English lyrics, but I remember the Marathi lyrics of the first song that we did. It was Barbie movie, and it was like आयुष्यात हवा होता एक माझ्या स्वतःसाठी एक दिवस, which means all I wanted in life was one day just for me. हाँ, ये ऐसे ही कुछ तो लिरिक्स थे. तो ये गाना हमने रिकॉर्ड किया था तब, और तब मेरी भाषा बहुत ही शुद्ध थी, बहुत शुद्ध मराठी बोलती थी मैं, और तो वैसे वाले प्रोनाउंसिएशंस में और वॉइस में हमने वो पहला गाना हमारा रिकॉर्ड किया था. एंड देन वी जस्ट केप्ट ऑन यू नो कि वरुण यूज्ड टू टेल मी कि अच्छा अब ये वाला गाना, अब ये वाला सीन करते, अब इसमें ये ट्रांसलेशन करते. देन वी डिड हैरी पॉटर, देन वी डिड डिफरेंट, नॉट द होल मूवी, मतलब नहीं मतलब या I did Hermione and he did Harry and Ron. So we did that. No. First movie, and we did the scene where they fall into that pit of roots of the tree, and they're like, they're going down like that, and like हिलना मत, अगर तुम हिलोगे नहीं तो वो तुम्हें निकल जाएगा, and you'll just fall down. And Hermione says कि don't move, जितना तुम हिलोगे उतना वो तुम्हें जकड़ लेगी. चेंबर ऑफ सीक्रेट्स ना? No, not चेंबर ऑफ सीक्रेट्स नहीं, वो तो उसमें फिलोसोफर्स स्टोन में, Sorcerer's Stone में, the first movie. So we dubbed that, then we dubbed different Disney songs. We loved songs basically. So I developed an interest in Disney songs because of Varun, and then even I started loving them. And before that he used to dub for मतलब fan dub ही, but he is a crazy fan of trains. मतलब वो आज हाँ, तो he used to narrate the stories of Thomas and Friends का. वो खुद का एपिसोड बनाता था, उसको शूट करता था, उसको एडिट करता था और फिर नरेट करता था सारा. तो दैट ही यूज्ड टू डू. फिर उसके बाद ही हमारा गाना रिकॉर्डिंग का चालू हो गया. फिर उसके बाद वी जस्ट केप्ट ऑन, he went on giving me scenes and I kept on translating and we kept on fan dubbing, and that's how we started. तो उसका आर्कटिक एयर चैनल बहुत पहले स्टार्ट हुआ था. If you go and see our old dubs, the voice is ऐसे इतना गरीब आवाज आता है उसमें. अच्छा, अपना पास्ट सेल्फ सबको ऐसा ही लगता है कि मैं कितना बेकार था, बट दूसरे लोग उसको वैसे नहीं देखते हैं. right. नहीं, ऐसा भी नहीं है. जब फर्स्ट I never realized कि ये कुछ है, मतलब ये फील्ड है
और ये कुछ काम है. आई नेवर रियलाइज दैट. आई थॉट अरे ये तो ऐसे ही करते हैं कि कुछ तो सॉफ्टवेयर है, वरुण कुछ तो ये करता है, ऐड मुझे बस जाना और आवाज़ देना है. ऐसे मतलब इतना ही था, उसके आगे कुछ थिंकिंग ही नहीं था कि डबिंग होता क्या है, एंड देन दिस इज़ अ बिग प्रोसेस एंड दिस अ बिग इंडस्ट्री. ये कुछ भी नहीं पता था, हम बस मज़े करते थे. अच्छा, सो लाइक दैट वाज द फाउंडेशन कि तुमने स्टेज वगैरह भी शुरू किया, या वो पार्ट अलग है? वो पार्ट अलग है. सो आई स्टार्टेड डूइंग स्टेज सिंस 5th स्टैंडर्ड. 5th में समर हॉलीडेज में क्या करे इस बच्ची का, तो कहीं पे डाल देते हैं ऐसे करके. माँ ने मुझे वो एक्टिंग वर्कशॉप में डाल दिया. वो समर का चिल्ड्रन वर्कशॉप होता है ना, तो उसमें डाल दिया. सो आई लाइक आज चलो अभी भेजा है तो कुछ तो करते हैं. तो मुझे एक डायलॉग था पहले ईयर में, और वो भी निकाल दिया गया प्ले के पहले. And that's how I started. Then I kept on doing children theatre, Balnatya वगैरह I used to do. And then in 9th standard I did a stand-up comedy show, kids stand-up comedy show, which I won. That aired on ETV Marathi in 2010. It's been 10 years now. You were in 9th class? Yeah, I was in 9th standard. Yep. Okay. Well, again, I was not really, matlab, there were many assistant directors who were the groomers for all the kids. So उन्होंने सब हमको तैयार करके we performed in the show and like that. So I won that show and then I stopped because 10th standard आ गया, तो घर वाले बोले अभी पढ़ाई कर लो, अभी बस हो गया ये, तो ब्रेक आ गया. फिर 11th 12th आ गए, वापस ब्रेक आ गया. फिर 12th के बाद आई वॉज क्लियर दैट मुझे NSD जाना है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा. माई फोकस वॉज ऑलवेज थिएटर. आई वॉन्टेड टू थिएटर मोर एंड मोर. सो ग्रेजुएशन किया इंजीनियरिंग में, एंड ड्यूरिंग दैट आई डिड अ लॉट ऑफ प्लेज. मतलब जो कंपटीशन आते थे सब करने, पुणे में जो भी कंपटीशन थे सब करने. ऐसे कुछ तो एक कीड़ा था अंदर. तो आई डायरेक्टेड, आई रोट, आई एक्टेड इन प्लेज, एंड साइड बाय साइड हमारा डबिंग का चालू था कि देन आई स्टार्टेड सिंगिंग प्रॉपरली. देन आई स्टार्टेड डेवलपिंग अ वॉइस. देन आई स्टार्टेड एक्चुअली जो फ्रोज़न मूवी हमने उसी टाइम में की है, जो फर्स्ट फ्रोज़न. तो दैट वी डिड अराउंड 1st-2nd ईयर. तो उसमें काफ़ी अलग आवाज़ है और थोड़ा एक अंडरस्टैंडिंग है एक्टिंग का. And then I just started realizing more and more things about differences in theatre acting, dubbing wali acting, camera wali acting, narration wali acting. And dhire I started spotting the differences and started learning on my own and stuff like that. अच्छा, जैसे नरेशन का अभी बताया, वुल्फ चिल्ड्रन में भी कोई नरेशन का पार्ट किया था क्या तुमने? हाँ, नरेशन पे ही तो वो मूवी. नरेशन ही था पूरा. हाँ, तुम्हारा पूरा नरेशन पार्ट था. और शायद एक बीच में वो भी था कार वाला सीन ना, जिसमें वो रोती है. हाँ, एक वो सीन तो था. हाँ. किड यू की थी, एक अडल्ट यू की थी जो पूरी नरेशन जो पूरी अडल्ट यू की थी, सबसे आखिर वाला. That I did not do, I think. Yeah, mid वाला Yuki I did not do. हाँ, mid वाला नहीं किया आपने. Mid वाला Yuki I did not because of the time constraints. Because at that time I was doing an audiobook for ISKCON, and that was a very hectic schedule. So it was I used to do it in the at the night because of lockdown के जैसे studios बंद थे और home setup में silence रात को ही है. तो पूरा नाइट आई यूज्ड टू डब दैट, एंड देन दिन में आई वाज स्लीपिंग. तो इसमें वो करना बहुत मुश्किल हो गया था, इसीलिए देन आई कुड नॉट डू द मिड वाला यूके. बट इट वाज टू मच फन. द ऑल द डब्स आई डिड विथ एनिमेटियम, दे वर नाइस टू वॉच. दे वर लाइक अरे ये खुद का काम देख के अच्छा लग रहा है, ऐसा वाला फील था. अच्छा, हाउ वाज इट लाइक टीवी पे खुद को पहली बार देख के कैसा लगा जब एपिसोड फाइनली एयर हुआ होगा? Well, it was embarrassing, to be honest. इमेजिन कर सकता हूँ मैं. Because it's something that you know कि
क्या कर रही हूँ यार मैं, ये वाला और मे भी शायद उस टाइम पे रियलाइज ना हुआ हो, लेकिन अब अगर देखेंगे ना उसको तो इतना ज़्यादा लगेगा ना ये वाली चीज़। लाइक बहुत मल्टीप्लाइड बाय 10। यू नोटिस एवरीथिंग, तुम कैसे खड़े हो, तुम्हारे हाथ कहाँ हैं, एवरीथिंग। और उसके ऊपर से जब, क्योंकि पता नहीं तुम्हारा, मुझे ऐसा लगता है तुम थोड़ा एक्सप्रेसिव हो, एक्सट्रोवर्ट हो, पर मेरा थोड़ा, मैं कंजर्वेटिव हूँ, तो मेरी फैमिली मेरी किसी चीज़ को देखती है ना, कोई रिकॉर्डिंग हो, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी, तो बहुत एम्बैरेसिंग हो जाता है मेरे लिए। No, but it was embarrassing. But now that I look at it, it seems like everything was taught to me except for my confidence. I don't know वो कहाँ से आता था, पर the only positive thing that I could see in that age was कि भाई मैं confidently कैमरा के सामने खड़ी हूँ और जो मुझे बताया गया वो मैं कर रही हूँ, परफॉर्म कर रही हूँ। वो ये एक चीज़ मुझे पसंद आती थी। तो बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है यार, बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है। कॉन्फिडेंस ही बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा, कॉन्फिडेंस की बात है तो पहली बार स्टेज कब फेस किया था, मतलब लाइक फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ? एंड उस टाइम पे स्टेज फियर था या नहीं था? नहीं था, तब भी नहीं था? अरे भाई पता है मुझे मजा आता था स्टेज पे जाके। तो ऐसे ऐसे मतलब कभी नहीं हुआ मेरा कि विंग में खड़ी हूँ मैं और मैं नहीं जा सकती, ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा, व्हाट इज द फर्स्ट टाइम यू रिमेम्बर? कब जाऊंगी ऐसे ही होता था। मे बी शायद हम बचपन में उन चीज़ों को शुरू कर देते हैं ना, तो शायद हम छोटे में तो बहुत ज़्यादा वो होते हैं ना कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या करना है क्या नहीं करना, जो मर्जी करेंगे, हमारी मर्जी है। कॉन्शियस होती थी मैं, या डर लगता था, पर ऐसे नहीं होता था कि आई डोंट नो हाउ विल आई डू इट। ये था कि हाँ डर तो लग रहा है पर जाना तो है, मतलब जाना तो है। मैंने वो ब्लैंक वाली फीलिंग नहीं आएगी जो कुछ लोग होते हैं ना कि आगे एंड देन दे आर ब्लैंक। उसमें हम आते हैं। मैं ब्लैंक हो चुका हूँ स्टेज पे। लाइक कुछ 7th-8th क्लास की बात है, वो बहुत बड़ा पार्ट भी नहीं था। मैं मतलब ऐसा होता है, असेंबली होती है ना, उसमें कुछ ग्रुप खड़ा होता है 7-8 लोगों का, तो उनमें से मैं एक था और मुझे नाम अनाउंस करना था बर्थडे का, कि मेरे हाथ में नाम लिखे हैं कि इनका बर्थडे है, मुझे अनाउंस करना है। एंड मेरे मुंह से पहली लाइन निकलती है, टुडेज अमेजिंग फैक्ट इज, और ब्लैंक। उस दिन ऐसा हुआ था कि मैं, एग्ज़ाम मेरा किसी और चीज़ का था और मैं पढ़ के कुछ और चला गया था, तो उस चीज़ की टेंशन थी मुझे। वो एक्चुअली स्टेज फियर नहीं कह सकते उसको, वो किसी और चीज़ का डर था। स्टेज फियर मेरा बीटेक फर्स्ट ईयर में था, जब मैंने पहली बार गाने की कोशिश की थी स्टेज पर। तो गाना मुझे रटा हुआ था, ठीक है, कैरियोके सेट था, सब कुछ ठीक था, पर जैसे ही मैं स्टेज पे चढ़ा ना, मैं फ्रीज हो गया एकदम। मैं मतलब अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला, मैं बस ऐसे मोनोटोनसली गाता चला गया। जो मुझे याद था मैं बस बोलता चला गया। इट्स फाइन, इट कैन हैपन। आई थिंक कि स्टोरी टेलिंग या लोगों के सामने खड़े होना, ये चीज़ मुझे बहुत अंदर से पसंद है। मतलब बचपन में आई वॉज अ वेरी इंट्रोवर्ट काइंड, यू कैन से दैट। मतलब आई वॉजंट दिस मच एक्सप्रेसिव, मैं किसी से बात नहीं करती थी ज़्यादा, मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं थे, बट आई वॉज ऑलवेज इन स्पीच कॉम्पिटिशन या फिर प्ले होता था, तो वहाँ जाके आई यूज्ड टू फील लिबरेटेड, या आई यूज्ड टू फील कि हाँ दिस इज़ वेयर आई बिलोंग। तो वो वाली फीलिंग होती थी, तो वो हमेशा मुझे खींचता था जहाँ भी मैं जाऊँ। अभी इन अ ग्रुप ऑफ 5 अननोन पीपल आई स्टार्ट टॉकिंग, सो वो जो चीज़ है अंदर वो है, तो वो आ जाती है, कहीं भी बाहर आ जाती है वो। You know, I went for a sonography, which was a pretty serious issue. This is a basic story. So I had my PCOD thing, and it was pretty serious issues. And so the doctor said ki we can't do your sonography. You need to drink a lot of water, and we can't do that unless you drink a lot of water and your uterus is full of water. So I'm like, bladder, sorry, not uterus, bladder. So they were talking a very serious thing, and then
तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने 1 घंटा पानी पी लिया है और उसके बाद भी वो ब्लैडर में नहीं आया. एंड देन दे सेंड मी आउट अगेन एंड देन हम लाइक कि जो सारा पानी पिया था वो सारा एसिडिटी में चला गया. वो वहाँ पे सेटल हो गया. तो ब्लैडर में कुछ जाने के लिए बचा ही नहीं. मैं लाइक ठीक है यार, अब वापस पानी पीना पड़ेगा यार. तो बॉटल भर ली और फिर थोड़ा सा ही पानी पिया, धपकर से सारा का सारा पानी ब्लैडर में आ गया. एंड आई एम लाइक अरे यार मैं अभी भर रही हूँ, नो 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 नो. एंड देन आई लाइक आई थिंक आई एम रेडी टू गो. लाइक नहीं, जब तक आपको ऐसे नहीं लगता कि अभी आपको सुसु हो जाएगी तब तक आप अंदर नहीं जा सकते. लाइक सुनो बहन, जो पहले पानी पिया था ना वो आ चुका है, तो आई थिंक वी आर रेडी टू गो. लाइक नहीं, यू नीड टू ड्रिंक मोर वाटर मोर वाटर मोर वाटर. एंड आई एम लाइक अरे यार बहन ऐसा नहीं हो सकता. स्टिल आई एम ड्रिंकिंग लाइक जाऊँ क्या अंदर? अरे उनको बोलो ना मुझे जाने दो यार, अंदर जाने दो यार, प्लीज अंदर जाने दो. वॉकिंग टुवर्ड्स द नर्स लाइक कैन आई गो नाउ? नहीं अभी नहीं. आपको जब अरे लग रहा है मुझे हो जाएगी अभी सुसु, अभी जाने दो मुझे अंदर. तो वहाँ पे भी मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर ऐसे बीच बीच में टांग लड़ा रहा था सीरियस इश्यूज के बीच बीच में. तो ये चीज़ है, ये नौटंकी है मेरे अंदर, इसलिए ये हो जाता है मेरे से जिधर भी जाऊँ मैं. मैं उस किस्म का इंसान हूँ कि मैं ट्रेन में 5 घंटे का सफ़र निकाल दूँ पर पास वाले से एक शब्द नहीं बोलूँगा. Exactly, मैं भी ऐसी हूँ. I am someone who starts talking in a different character. मतलब मैंने कुछ स्ट्रेंजर का कैरेक्टर बना लिया और ऐसे ही गप्पे लड़ा रही हूँ कि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और मुझे समझ में आ रहा है कि आप काफ़ी दर्द में हो. आपकी शादी हो चुकी या नहीं हुई है. मतलब मैं ऐसे रैंडम, और उतरने के बाद जान पहचान नहीं, कुछ नहीं, फेक नाम बताने का, फेक प्रोफेशन बताने का, फेक बैक स्टोरी बताने का, फिर उनसे कुछ फेक कॉन्वर्सेशन करने का और फिर उतर जाने का ट्रेन से. You have actually done it? Yeah, I've actually done it. In a bus, not in a train. In a bus, I've done it. I've given a fake phone number because I understood that the person is hitting on me. So I understood कि अच्छा बच्चा मैं गेम खेल रही हूँ, तुम्हारा अलग गेम खेल रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं. ओके, एक्चुअली बीइंग इन अ कैरेक्टर हेल्प्स अ लॉट. अगर तुम इमेजिन करते हो कि तुम कुछ और हो तो फिर तुम कर सकते हो कुछ चीज़ें जो तुम यूजुअली नहीं करोगे अपने ओन सेल्फ में. तमाशा का वो ओपनिंग सीन याद है क्या? करेक्ट, एग्जैक्टली. मेरे दिमाग में अभी वही आया, एग्जैक्टली वही आया. What happens in Corsica remains in Corsica. Yes. Okay, so let's come back to dubbing or whatever. अच्छा, एनिमे टीएम के साथ जो पहला डब प्रोजेक्ट था, ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज था ना तुम्हारा, तो उससे पहले से एनिमे शोज या मूवीज देखे हैं? जैसे वरुण जिबली का फैन रहा है या फिर वो पहला था? वो पहला था. अच्छा, और उसके बाद से कुछ इंटरेस्ट स्पाइक हुआ हो वैसे? वो हाँ, help me with the name. Grave of the Fireflies. Moving Castle. No.Moving Castle. कौन सा मूवी है? House Moving Castle. Yeah. So वो हमने देखी थी पर वो मुझे याद नहीं. मतलब I got bored watching that. But I watched it way before Grave of Fireflies. So I didn't have the taste to watch these kind of movies. एक तो तब मैं मराठी मीडियम की थी तो मुझे इंग्लिश ज़्यादा समझ में नहीं आती थी, तो मुझे सारी इंग्लिश मूवीज़ बोर होती थी क्योंकि समझती नहीं थी. फिर धीरे धीरे जब समझनी शुरू हो गई तब अच्छा ओके ठीक है, नाउ आई डोंट हैव टू पुट वन आई ऑन सबटाइटल, वन आई ऑन द कैरेक्टर्स, सो नाउ आई कैन वॉच डायरेक्टली इन इंग्लिश डब. या हाँ, आई कैन वॉच इट. अच्छा, हम तो वैसे अभी भी इंग्लिश डब के साथ कंफर्टेबल हैं, क्योंकि एनिमे का क्या होता है, अगर तुम नॉर्मल कोई हॉलीवुड मूवी देख रहे हो तो ऑडियो एंड सबटाइटल्स गो 1-on-1, वो सेम होते हैं. बट एनिमे में डब में कुछ और होता है, सबटाइटल्स में कुछ और होता है, तो तुम एक ही चीज़ देख सकते हो, तुम दोनों नहीं देख सकते. ये तो है. तो मैं तो सबटाइटल्स के साथ देखना प्रेफर करता हूँ, इसलिए. इट्स लाइक वंस यू अंडरस्टैंड द ब्यूटी ऑफ इट,
once you cross that language barrier, you know, you just have a big pond of movies. मतलब once you cross that barrier of language ना, तुम Yeah, मतलब you explore so many amazing things. exactly you're introduced to the world cinema. You don't need the language anymore. You just need to resonate with the emotions. That's all you need, and that's the best thing. That's the best phase to be in, I feel. एग्जैक्टली हमने भी मतलब जब भी मैंने ऐसे किया है। जल्लीकट्टू देखी थी, आप लोगों ने देखी है? नहीं, कौन सी नाम movie? सुना है मैंने। इट इज अ ऑस्कर नॉमिनेटेड मूवी ना। कौन सी मूवी? यस, हाँ, इंडिया से वो भेजी गई, जल्लीकट्टू। स्पोर्ट होता है ना वो। At a point, I stopped trying to understand their fights and words. I just understood what the director wants to say and what the frame is trying to portray. So that was enough. So the language barrier was crossed. Of course, the movie has to be like that. Movie can't be talky. जैसे ग्रीन बुक नाम की मूवी है, तो ऑस्कर में वो जीती मूवी अभी, आई थिंक 19 या 18 को। So in that movie the dialogues are very important. So in such kind of movies you need subtitles. You need to understand the content. पर ऐसे बहुत सारी movies है जहाँ पे you don't need language, and that's the beauty of it. That's it. अच्छा। Also, I would like to add something about Ghibli mainly. So the movies they make, अभी Grave of Fireflies में I was awestruck. The frames don't move. मतलब वो सिर्फ देख रहा है for like 7 seconds. It's just that frame. There is no movement. Not even a bird is flying from behind. But still, they reach you. They reach you. It's an animated movie. It's not even live action की आँखों में कुछ दिख रहा है या कुछ तो. It's not human. It's a picture. To be clear, to be very blunt, it's a picture. But still, it communicates so much and it articulates your emotions. I mean, I was like, how did they do this? How did they achieve this with 2D animation? It's not even 3D. Damn it. हम उसको I was awestruck. स्टिल फ्रेम्स बोलते हैं एनिमेशन में। ये थोड़ा हाँ इस्तेमाल किए जाते हैं तो थोड़े एफर्ट्स बचाने के लिए, बट वो उनको बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं। So good, yaar. So good. I was so impressed and so amazed by that thing. Disney में they try to create so much drama and they have very some expressive climax. phases. हाँ वो एक फॉर्मूला थोड़ा होता है उन मूवीज में, मतलब जिन पे वो वर्क करती हैं, बट एनिमे even Pixar has a good emotional quotient. I feel more than Disney. मतलब इन जनरल मुझे ऐसा लगता है जो ये पिक्सार और डिज्नी की जो एनिमेटेड मूवीज हैं ये बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती है, मतलब थोड़ी लार्जर देन लाइफ। वो आइज़ बड़ी होंगी और मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा होगा, वॉइस मॉड्यूलेशन काफ़ी ऊपर नीचे होगा, इवन वॉइस एक्टिंग भी इतनी ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती है, डिफरेंट होती है कंपेयर टू हमारी नॉर्मल। तो ये तुमने भी महसूस किया होगा ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज की वॉइस एक्टिंग में और डिज्नी काइंड ऑफ मूवीज़ की वॉइस एक्टिंग में। Yes. स्टिल फ्रेम्स का तो वैसे भी ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज में ये है ना कि मतलब बहुत जगह जैसे कि जहाँ पे वो दिखा रखा है ना, जहाँ पे वो गोस्ट हैं, स्पिरिट्स हैं, मतलब सेत्सुको और वो वहाँ पे जानबूझ के उन्होंने स्टिल फ्रेम्स रखे हैं एंड वो एकदम देखता ही रहता है कैमरे में। वो एक अलग सा दिखा रखा है। मतलब नॉर्मली अगर हम वो रियल लाइफ उसमें देखते हैं तो उसमें इतने स्टिल फ्रेम्स नहीं है जितने उसमें जहाँ पे वो स्पिरिट्स बने हुए हैं। मुझे उसमें वो एंड का ट्रांजिशन बहुत अच्छा लगता है जिसमें वो जाके एक बेंच पे बैठ जाते हैं और वो आगे एक मॉडर्न सिटी होती है, न्यू जापान ऐसा कुछ। अच्छा, अब मुझको ऐसा लगता है कि जो डिज्नी वाली या 3D एनिमेटेड मूवीज़ वाली वॉइस एक्टिंग है वो डिफ़िकल्ट होती होगी, क्योंकि मैंने कभी ट्राई नहीं की। व्हाट डू यू फील, क्योंकि तुमने दोनों किया है? आई फील घिबली वाली ज़्यादा मुश्किल है। सच में? हाँ, बिकॉज इट्स ईजी टू मॉड्यूलेट एंड एक्सप्रेस, इट्स डिफिकल्ट टू बी रॉ and express in terms of dubbing, I'm saying.
तुमसे मिलकर इतनी खुशी हुई. This is too much modulation. This हाँ, is हाँ, हाँ, which is Disney version, and here it is. तुमसे मिलकर इतनी खुशी हुई. This is not too much modulation, but But the emotions are still expressed. So it's difficult to express with lesser modulations because then you need to be more involved in the emotions. You need to be more internal than just modulating through voice. You need to feel it to your core and then deliver. अच्छा, So सेत्सुको that ओके कंप्लीट पहले. no. हाँ. continue. सेत्सुको का फिर भी थोड़ा सा वैसा रहा होगा क्योंकि वो एक थोड़ी खुश मिजाज टाइप की कैरेक्टर है, तो वो थोड़ा ऊपर नीचे रहा होगा मॉड्यूलेशन उसका. बट ये जो सीरियस और कम्युनिकेशन वाली फील है, ये शायद वुल्फ चिल्ड्रन के टाइम ज़्यादा महसूस हुई होगी नरेशन में. नरेशन काफ़ी टाइम पे बहुत मोनोटोनस हो सकता है, मैंने महसूस किया है कुछ जगहों पे खुद के लिए. yes हो ही सकता है. एंड एग्जैक्टली वही चीज़ है. नरेशन आई फील इज़ अ वेरी डिफिकल्ट पार्ट. जनरल भी जो डबिंग में नरेशंस होते हैं, जो भी हम बचपन से जो बेसिक ज्योग्राफी चैनल पे सुनते आ रहे हैं, अब मादा उसकी तरफ जा रही है, ये उनका प्रस्थान का वक्त है. So they have this decided waveforms. ये डॉग्स किसके यहाँ है? एक मिनट, लेट मी चेक. Oh fuck, it's mine. Wait, it's me. मेरे नहीं है. ये तो वैसे मुझे भी बहुत खराब लगता है डिज्नी, ये डिस्कवरी में एक ही तरह की वॉइस एक्टिंग हमेशा वही रहती है. हाँ, वही रहती है. बेयर गिल्स बोलेगा तो एक तरह से बोलेगा, ठीक है. नरेशन हमेशा एक तरह से हो गया, बहुत बोर करता है. उनको एक्चुअली थोड़ा प्रोफेशनल में जाने में ऐसा भी होता है ना, उनको मतलब क्वालिटी के साथ क्वांटिटी भी रखनी है, तो वो एक ही चीज़ पे हाँ, वैसे फोकस भी नहीं कर सकते. इतने सारे एपिसोड्स होते तो उन्हें मुश्किल होता होगा, तो एक फॉर्मूला उन्होंने बना लिया कि इसको इस तरीके से बोलना है, तो देख कैरी ऑन. हाँ, और वो मतलब पूरी तरह से वो एक सेट ऑफ वॉइस आर्टिस्ट को, जैसे मतलब एक शो कुछ 2 या 3 लोगों के बीच बट जाता है बस, और फिर पूरा शो उन्हीं से कंटिन्यू होता है. Yes. अच्छा, ऑडियो बुक का एक्सपीरियंस कैसा था? Audio book, well, it was, believe it or not, but it was my first time of actually recording such heavy material in one go and stuff. But शुरुआत में बहुत retakes होते थे. I used to fumble once in every 4 sentences. And that is quite a lot. And there was mental stamina. हाँ. कि around 20 minutes के बाद मेरा हर सेंटेंस में फंबल होता था. तो हर सेंटेंस में आई वाज टू retake. And because it was ISKCON, it had a lot of heavy words in Marathi. Not Tantradnya, Tatvajnani, Adhishtan, stuff like that. So after a point, it was difficult to mentally stay with the reading. My mind used to wander somewhere else, and my eyes would read the words and sentence, and then the fumbles would happen because mind was not concentrating. So the mental stamina had to be increased, जो धीरे धीरे बढ़ा. अच्छा, तो of course with time and practice. उसका मतलब जो फाइनल आउटपुट था वो कितने आवर्स का बना ऑडियो बुक का? If I am recording for 1 hour with breaks and retakes, the output would be of 20 minutes. So this is like the general timing required for 20 minutes ka recording. If I am supposed to deliver a 20 minutes ka output, I need to record for 1 hour. सब मिला के. ऐसे नहीं होता कि 20 minutes का है तो रिकॉर्ड करने में हार्डली 30 minutes लग जाएंगे, पढ़ना ही तो है. It doesn't happen like that. So there are gaps, there are breaths, there is turning of page, there is retakes, there is voice adjustment, there is on the mic. उसका भी So ध्यान all रखना those things, yes, all those things take time. Like 45 to 1 hour it takes.
twice the output time it takes generally. So funny thing was, when I was recording in my home, so I had made a timetable कि दोपहर 3 से 4:30 बजे तक there is pretty much silence, so I can record in that time. तो तब slight voices would be there of birds. There has to be like कि कृष्ण तेमा तिथे, कृष्ण तेमा तिथे, कृष्ण तेमा तिथे गेला. अरे यार. So I used to repeat the sentence until the bird would speak on the same time. वो भी रिदम में कू करती है ना, ऐसा कुछ है. मैंने देखा. So later on I started counting कि हाँ, एक हो गया, दूसरा हो गया, 6. Now she'll stop. I'll continue. So I understood their language at a point. And then I understood their fights कि अब ये बोलेगा, फिर वो बोलेगा, फिर ये 3 मिनट लेंगे, फिर तब तक हमको ब्रेक लेना है. हाँ, ओके हो गया, चलो करते. ऐसे करके I did. So that was fun. So mostly I did at the night only. तो नाइट में भी कुत्ते थे. तो बीच में वो शुरू हो जाते थे, और एक कुत्ता शुरू हो गया कि पूरे मोहल्ले के कुत्ते शुरू हो जाते हैं. कुत्तों का तो ऐसा मन करता है बाहर जाके अभी पानी डाल के आऊं इनके ऊपर. बट रात को दरवाजा खोल नहीं सकते घर का. बहुत अनोइंग होता है. इट वाज डिफिकल्ट विद द डॉग्स. एक शुरू हुआ फिर तो वो कम से कम 5-10 मिनट तो नहीं रुकेंगे फिर. हाँ, कम से कम 5 मिनट तो. फिर जब बार बार एक ही लाइन पे होने लगता है ना, वो भौंकने लगता है, या फिर कोई कोयल क्यों कर रही होती है, तो फिर उसके बाद मुंह से निकलता है कुछ. उनके लिए निकलता है, मेरे तो बहुत बार निकलता है. वो कुत्तों की लड़ाई यहाँ से शुरू होगी, यहाँ से वहां तक जाएंगे, फिर कहीं उधर जाएंगे, ऐसा चलता है उनका. और असली प्रॉब्लम मेरे को डे टाइम में होती है. मेरा घर थोड़ा मेन रोड के पास है, सो आई एम रिकॉर्डिंग लाइक हे गाइस वेलकम टू एनिमे टीएम टॉक्स. पी बहुत होता है मेरा. पता है एवरेज रिकॉर्डिंग टाइम ऐसा है कि मैं 2 घंटे करीब रिकॉर्ड करूंगा तो मैं 10 मिनट का मटेरियल रिकॉर्ड कर पाता हूँ. मेरे घर के आसपास इतना ज्यादा डिस्टर्बेंस. दैट्स फॉर डबिंग और नरेशन. यूट्यूब वीडियोस. डबिंग तो और भी बहुत कम होता है. डबिंग के लिए मैं बताऊं, इफ यू अगर शायद गार्डन ऑफ वर्ड्स देखी हो, वो कुल 40 मिनट की मूवी है. मेरा उसमें मेन रोल था. तो उस मूवी को डब करने में शायद मैंने 15 दिन लिए थे, जिसमें मैं सुबह भी बैठता था और शाम को भी बैठता था करीब 1.5-2 घंटे. इतने ज़्यादा मेरा थोड़ा रीटेक सेशन ज़्यादा रहते हैं. मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ अपने डबिंग वगैरह को लेके. इवन आई वाज़न्ट कॉन्फिडेंट मच. मुझे तो ये भी समझ में नहीं आता था कि इसका रीटेक लेना है कि नहीं लेना है. पहले उसका ईयर डेवलप करना था कि ये अच्छा हुआ या नहीं हुआ, ये भी नहीं समझता. तो वरुण से ही सीखा है मैंने सब. So then I started understanding. The more I did work, the more I understood कि okay, ये कैसे कर रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं, और मैं कैसे कर रही हूँ, और फिर ये सुनने में कैसे लग रहा है. So first you need to develop an ear before you start dubbing by yourself, because there is no one guiding you when you're dubbing in your home. Varun is so talented. मैं मतलब बता नहीं सकता. हेलो, मैं भी हूँ यार टैलेंटेड. ऐसे मत करो यार. मैं सिर्फ वॉइस एक्टिंग के लिए कह रहा हूँ. सिर्फ वॉइस एक्टिंग के लिए. पता उसका ऐसा पता नहीं. मैंने जितने भी प्रोफेशनल लोग भी देखे हुए हैं ना, वो इतना ज्यादा प्रोफेशनल है ना, वो पता नहीं कैसे. इट कैन बी ऑफेंसिव बट आई एक्चुअली मेरा ऐसा ओपिनियन है. अरे भाई आई वाज जोकिंग यार, आई वाज जोकिंग. चिल. मैं सिर्फ तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ. मेरा ऐसा ओपिनियन है दैट being an fan dubbing artist, he is way more talented than many professional voice actors. Yeah, he is. He actually is. उसके लिए मैं ये बात कह सकता हूँ. वो जैसी नहीं, he is immensely talented. No doubt about that. और आई थिंक टैलेंट से ज़्यादा उसका खुद का प्रैक्टिस भी है. यू सेड वो 6th क्लास से कर रहा है. दैट इज इनसेन. मुझको तो बस ये पता था कि वो 2012 में उसका पहला डब था, बट
इट इज इवन नहीं बिफोर नहीं, दैट? वो सिक्स भी फिफ्थ से ही कर रहा था, वो बहुत पहले से कर रहा था उसका ट्रेन का सेटअप वगैरह। तो आई रिमेम्बर आई यूज्ड टू प्ले विद डॉल्स एंड ही यूज्ड टू बिल्ड अ होल सेट ऑफ ट्रेन का पूरा एक बेड खाली किया था और वो प्लाईवुड पे वो पूरा शहर बनाता था। उसमें ये फ्लाईओवर, ये नीचे से जा रहा है, यहाँ पे ये घर है, सब ट्रेन्स। और जहाँ पे भी शिफ्ट होता था उसका ट्रेन्स का अलग रूम होता था और वहाँ पे वो सब ऐसे पूरा सिटी तैयार करता था, वो शूट करता था, उसका लाइटिंग करता था, पीओपी के मॉडल्स बनाता था। मतलब बचपन से उसका ड्राइंग तो अच्छा था ही पहले से। उसकी मदर इज़ एन आर्टिस्ट, उसकी ग्रैंड मदर इज़ एन आर्टिस्ट एंड ब्रिलियंट आर्टिस्ट। सो उसके पास वो ड्राइंग था ही, मॉडलिंग भी था, मतलब क्ले मॉडलिंग एंड स्टफ। सो बचपन से ही उसका आर्ट के फील्ड में मतलब तहलका वरस होता है। ऐसा लगता है कि तुम्हारी जो करंट जनरेशन है वो उसमें सभी आर्टिस्ट ही हैं तुम्हारी फैमिली में। मतलब कजन्स वगैरह भी आर्टिस्ट लोग? Yes, we do have a cousin. We do have a cousin who sings, but she is not a full-time artist. She's a full-time housemaker. She's just a part-time singer, hobby and stuff. We force her to sing. That's what we do. अच्छा। तो तुमने 9th क्लास में लाइक कॉमेडी शो किया था तो, और जीता भी और सिंगिंग भी की है, तो मतलब इनका थोड़ा थोड़ा पार्ट कहीं सीखा या फिर खुद ही से इंटरेस्ट डेवलप हुआ एंड सेल्फ प्रैक्टिस वगैरह? खुद ही से मैंने बोला ना, वो कीड़ा है अंदर, वो कुछ ना कुछ करवाता है, कुछ नया ट्राई करते हैं। हाँ, नया ट्राई करते हैं, मतलब ये पसंद है तो ये करना है, ये पसंद है तो ये करना है। एंड देन इट्स द थिंग्स स्टार्टेड। मैंने उस टाइम कॉमेडी शो किया था, उसके बाद वही बेटी लग गई, वापस ये स्टैंड अप वंड अप नहीं करना है। ये क्या कर दिया मैंने बचपन में, ऐसे खुद को ही लगा, खुद को इतना एम्बैरेसिंग में, वापस वो नहीं करना। अच्छा, अभी रिसेंटली भी किया है ना? आई एम डूइंग, रिसेंटली आई एम डूइंग द शो एंड अगेन आई वन इन दैट शो। Not exactly win, but there was an award for consistently good performance throughout the season, so I won that. So it's like the destiny brings you there and it makes things happen. So, and now I'm more conscious and more aware about the work, about the comedy timings. I'm actually learning it technically now. There I was just following blindly whatever was being told. So it's fun. अच्छा, ऐसा कभी हुआ है कि ऑब्वियसली इतने सारे स्किल्स तो आपके पास ऑलरेडी हैं ही, बट कोई स्किल आपने डेवलप करने की कोशिश की हो एंड आपने उसे बीच में ड्रॉप कर दिया हो, ऐसा भी हुआ है कभी? ड्रॉप कर दिया है मैंने, डेवलप नहीं करने की कोशिश की, पर मुझे भेजा गया था कराटे क्लासेस के लिए एंड देयर वाज लाइक ओके, मतलब जो चीजें वो तो मतलब इम्पोज किया हुआ हो गया ना। मतलब कभी ऐसा खुद से कि इंटरेस्ट आया, बट एक आध हफ्ते, एक महीने कुछ टाइम किया, बट फिर ड्रॉप कर दिया? हाँ, ऐसी चीज़ें हैं। इंटरेस्ट है पर वक्त है नहीं, और वो हॉबी बन के रह जाता है, तो उसके लिए उतना टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। सो आई एम इंटरेस्टेड इन, मैंने स्केचिंग करना शुरू किया था 8th 9th में, और मुझे वो बहुत पसंद आने लगा था, तो आई यूज्ड टू मेक समथिंग, पर वो मुझे पता चला ये मुश्किल है, ये नहीं होने वाला, अपने से छोड़ दिया। एक टाइम पे मैं भी ड्राइंग में काफ़ी इंटरेस्टेड था, अराउंड 9th-10th की बात है, और उस टाइम एक्चुअली मैं उस टाइम ऐसा बना सकता था जैसा मैं आज नहीं बना सकता हूँ। तो एक स्किल जब छूटती है तो वो छूट जाती है। आई यूज़ टू मेक Ben 10 कैरेक्टर्स, उनको एक्चुअली कलर करके बढ़िया करके देवसों में। अगर वो आज होते तो मैं काफ़ी प्राउड होता उन पे, बट वो मेरा तो वो सामान भी बिक जाता है। टिपिकल इंडियन स्टफ के बेच दो सारी रद्दी। अच्छा, सो इतने मतलब वरुण भी काफ़ी आर्टिस्टिक साइड में रहा है, तुम भी, तो हाउ इज़ योर फैमिली इन सपोर्ट ऑफ दैट, और वर दे लाइक
अफ्रेड के कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें सिक्योर करियर हो? हाँ, तो उन्होंने मुझे इंजीनियरिंग करने बोला और मैंने किया, तो वो दे दी मैंने उनको सिक्योरिटी। एन इंजीनियर इज एवरीथिंग एक्सेप्ट एन इंजीनियर। हम दोनों भी इंजीनियर हैं। हाँ, तो इंजीनियर हो मतलब लाइफ में तुमको जुगाड़ आता है, मतलब तुमको जीना आता है। मतलब ऐसे नहीं हो सकता कि इंजीनियर भूखा बैठा है, वो कोई ना कोई चीज ढूंढ लेगा और खुद का पेट भरेगा। तो ये इंजीनियर्स में होते, जो हार्डकोर इंजीनियर्स होते हैं, जो अच्छे से, मतलब पता नहीं इंजीनियरिंग में हम डिग्री तो मिल जाती है, नॉलेज कितना है पता नहीं, पर हम में वो टेंडेंसी बन जाती है कि हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हमें वो अल्गोरिदम बन जाता है कि अगर घर में पानी नहीं है तो क्या करें, इसके हम 10 ऑप्शंस निकाल सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ है वो इंजीनियर्स के पास होती है, ऐसा मुझे लगता है। एंड that's enough to sustain for the lifetime. That's enough. जुगाड़। तो जैसे तुमने अभी कहा ना कि कुछ ना कुछ करके पेट पाल लेते हैं। मेरे एक प्रोफेसर थे, मतलब अभी भी हैं MIT में ही। उन्होंने एक बहुत, मतलब एक टाइम होता है ना 3rd ईयर के बाद का, जब प्लेसमेंट चल रहे होते हैं, सब लोग परेशान होते हैं हमारा कैसे होगा। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है यार, कोई भूखा नहीं मरता है, सब लोग कुछ ना कुछ करके अपना पेट पाल लेते हैं, कोई भूखा नहीं सोएगा, तो उसकी चिंता मत करो, तुम्हें जो सही लगता है तुम वो करो। एंड दैट वाज सो रिलीविंग। राइट। और जो तुमने चीज़ पूछी कि घर वालों के लिए मतलब उनका क्या कहना था, तो when I was in 4th year, again very funny incident. So there was placements going on, and I did IT engineering. So there was this company, and दोस्त बोले यार चल बैठना है, कंपलसरी किया है कॉलेज ने, चलो। तो उनका सेमिनार था अबाउट देयर प्लेसमेंट्स। So we went all, we sat in the big auditorium, like सो गई थी मैं, and then कुछ ध्यान नहीं, सिर्फ अच्छा इतना पैकेज है, अच्छा ऐसे है क्या, ओके ठीक है कूल। फिर उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया एक को, और मैं सिलेक्ट हो गई, और मैं घर चली गई थी कि अरे हाँ चलो दे दिया फर्स्ट, अब घर जाके सो जाते हैं। तो मैं सो गई थी और मेरे दोस्त का कॉल है कि अरे बुलाया, तुम अगले राउंड के लिए सिलेक्ट हो गए। हम देख क्या, अरे बाप रे, वापस कॉलेज जाना पड़ेगा। फिर आई वेंट देयर एंड अगेन आई गॉट सिलेक्टेड। और पूरे ऑडिटोरियम में, पूरा भरा था ऑडिटोरियम, दूसरे कॉलेज के भी कुछ बंदे आए थे और हमारे कॉलेज के भी थे, और ऐसे आगे जा के मैं सिर्फ अकेली प्लेस हुई उस कंपनी के लिए, सिर्फ। और अच्छे लोगों को नहीं, और उन्होंने कुछ नहीं, मुझसे सारे लॉजिकल पूछे प्रोग्रामिंग के, इसका एल्गोरिदम बताओ, ये करोगे कैसे, और सारे लॉजिकल आंसर्स थे, सारे IQ वाले क्वेश्चंस थे। और वहाँ भी मैंने नौटंकी की, तो उन्होंने क्वेश्चंस पूछा, जो भी उन्होंने पूछा था, लाइक सर मुझे इतना ही आता है, इससे आगे मुझे नहीं आता। ये मैं क्लियर कट बोल दिया था इंटरव्यू में। तो और ये सब होने के बावजूद आई गॉट प्लेस्ड, एंड मेरे घर वाले शॉक हो गए थे, अरे कैसे मिल गया इसको। ये तो कॉलेज अटेंड नहीं करती, जॉब कैसे मिल गया। माय टीचर्स वर शॉक कि नहीं हमें नहीं हो रही खुशी, तुम्हें क्यों मिला है जॉब, नहीं इनको मिलना चाहिए था, तुमको क्यों मिला, तुम तो कॉलेज में दिखती भी नहीं हो, क्यों मिला तुम्हें जॉब। सारे ऑफ हो गए थे टीचर्स, मतलब चेहरे उनके ऐसे उतर गए थे, मुझे जॉब मिला है ये सुन के। तुम्हारे टीचर्स का फर्स्ट टाइम था क्या ऐसा? हमारे टीचर्स को तो इतना एक्सपीरियंस है, वो कहते हैं ये जो जितने टॉपर हैं ऐसे ही रह जाएंगे, कोई तीसरा ही नौकरी उड़ा के ले जाएगा। वो कभी शॉक नहीं होते थे किसी को भी मिले। पर हमारा कॉलेज काफी, मतलब इतना कूल, MIT जितना कूल नहीं था। अरे तो इट वाज वो मुरादाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। अरे यार, स्टिल मेरा भी पुणे विद्यार्थी गृह अभियांत्रिकी महाविद्यालय, ऐसा हमारा कॉलेज था। पर वो भी काफ़ी थोड़ा स्कूल जोन वाला था, तो उसमें
आर्ट्स मतलब हमेशा ये कोई ना कोई नाटक चालू रहता है, आर्ट सर्कल के लिए बंदी जाती रहती है, ये इम्प्रेशन था। पर फिर भी वो जॉब किया मैंने घर वालों के लिए। कितने दिन? 15 दिन। फिर तो सैलरी भी नहीं मिली होगी। नहीं, सैलरी तो चाहिए नहीं थी। उसके बाद मुझे लेटर आया NSD से कि you've been selected for the next round and you've been invited to Delhi to NSD's campus for the workshop. So I was like, इसके बाद तो मैं नहीं करने वाली जॉब। तो मैंने उधर बता दिया कि मुझे यही करना है, मुझे ये नहीं करना है, तो अगर मैं सिलेक्ट होगी तो मैं वापस नहीं आऊँगी। तो वो भी इतने चिल लोग थे, वो बोले ठीक है सिलेक्ट होगी तो ऑल द बेस्ट, अगर वापस आ गई और तुमको यहाँ पे आना है तो आ जाओ, पर अगर आ गए तो 2 साल नहीं हिल सकते। ऐसे उन्होंने क्लियर कट मुझे बोल दिया। सो इट वॉज वेरी कूल एंड स्टिल दैट वो ऑफिस का बॉस मुझसे अभी भी बातें करता है कि अरे वी सी योर शो ऑन TV एंड यू आर डूइंग ग्रेट एंड कभी ऑफिस आओ गप्पे मारेंगे। चिल जोन। एक टाइम पे लोग हमसे भी क्वेश्चन करेंगे कि तुम प्रियदर्शनी को कैसे जानते थे भाई, कभी पॉडकास्ट कैसे किया। ये तो पक्का करेंगे। आज से कुछ 3, 4, 5 साल बाद ऐसा होने वाला है। ओके, सो अभी तो प्रिपेयर किया था ना, उसमें से कुछ पूछियो, हम कॉन्वर्सेशन। अच्छा हाँ, एक हम वो कर रहे थे ना, इंस्टाग्राम वगैरह चेक कर रहे थे, तो बुक्स का भी शौक है ना आपको पढ़ने का? व्हाट काइंड ऑफ? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आई एम सो रिलीव्ड। मुझे लगा था आर्टिस्ट बनने के लिए बुक पढ़ना ज़रूरी होता है। ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं होता। आर्टिस्ट बनने के लिए फील करना बहुत ज़रूरी होता है। That's it. वो बुक से करो, पेंटिंग से करो, मूवीज से करो, गानों से करो, किसी से फील करना ज़रूरी है। अच्छा, एक लेवल के बाद हमें वो होता है ना कि हम कोई स्किल डेवलप कर लेते हैं, मे बी इट इज़ सिंगिंग या फिर एक्टिंग, तो हम उसको बिना ज़्यादा सोचे समझे कर सकते हैं। स्किल एक लेवल पे ऐसा पहुंच जाता है, तो फिर वहाँ पे हमारा हार्ट तो इन्वॉल्व होता नहीं है। तो आपको कितना लगता है कि हमारा हार्ट जहाँ इन्वॉल्व होता है जो काम करने में, एंड कम्पेयर टू जो हम अपने नेचुरली कर देते हैं आफ्टर डेवलपिंग अ स्किल, तो फ़र्क होता है आपके उसमें कि जहाँ पे आपने हार्ट लगाया अपना पूरा बहुत अच्छे से, तो वहाँ पे डिफरेंट आउटपुट मिलेगा, एंड जहाँ पे आप नेचुरली जस्ट कर रहे थे वहाँ डिफरेंट आउटपुट मिलेगा? आपके साथ ऐसा होता है या फिर दोनों आसपास ही हैं? ओके, आई टेल यू माई एक्सपीरियंस। इट्स नॉट नेचुरली करना और दिल से करना। इट्स आई फील कि इफ आई एम now I've been acting for many years now. I've been on stage for many plays now. So अब जब मैं स्टेज पे जाती हूँ तो there is an ease. Okay. But it's not like if it comes natural or not. It will come natural even if you're doing it for the first time, if you pour your soul into it. So if I'm doing my first show and if I'm doing 58th show of the same play, I should feel that feeling every single time. That is the skill. You should be the character in that at that time. Right. If I'm doing 15 retakes for a line in dubbing, I know the emotion in the first take. I know it, but I keep digging it until I reach the 15th correct take. Right. 15th टेक में होता क्या है, वो ईज आपके पास आ जाता है कि आप शब्दों में अटकते नहीं हो, आप इमोशंस पर फोकस कर रहे हो, तो शब्द आपके नेचुरली बाहर पड़ते हैं और इमोशंस शब्दों को गाइड करते हैं, एंड देन इट बिकम्स अ परफेक्ट लाइन विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशंस, करेक्ट सिंक एंड करेक्ट इमोशंस. So to reach that level, you require all these years or whatever the time required for those efforts. But once you reach that, now the thing is that you need to maintain and go higher. Now you have to reach deeper and deeper. Abhi, if you think about it, Vicky Kaushal, let's say for an example, और तापसी पन्नू, ठीक है, उनकी शुरुआत वाले मूवीज देखते में कॉन्फिडेंस उनका थोड़ा सा कम लगता है, या 19-20 लगता है कैरेक्टर, या प्रेजेंस कुछ खास नहीं लगता, एंड स्लोली यू सी देम कि अरे यार ये आ गए ना स्क्रीन पे, बस इनको ही देखते रह गए. तो होता क्या है कि यू आर completely into that emotion, completely into that character, which requires a lot of years to practice. And once you reach that
stage where you can be inside someone else. That is the time when you actually have fun, and that is the fun. अब बस आपको मजे करने हैं, और वो जो मजा आता है वो काम करने में, वो किक है. सो इट्स नॉट लाइक कि उसके बाद क्या करना है, अरे वही करना है, इसीलिए इतने साल घिसे. राइट. हाँ, थोड़ा ज्यादा इंटेलेक्चुअल. नहीं सही है. बट मतलब कुछ ऐसा मतलब हुआ ना, जैसे कि कॉन्शियसनेस वाली बात है. जब हम नॉर्मली मान लेते हैं फर्स्ट टाइम, जैसे विक्की कौशल और आप तापसी पन्नू की बात कर रहे थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया हुआ कुछ भी, तो उसमें हम कॉन्शियस रहते हैं ना कि हमें इस तरीके से करना है, हम ये करेंगे तो गलत नहीं हो जाएंगे. मेरे ख्याल से वो कॉन्शियसनेस जहाँ पे हम लूज कर देते हैं, एंड देन द नेचुरल स्टेट कम्स. दैट्स द थिंग वी आर लुकिंग फॉर. Correct. So what happens, if you tell me to speak in front of an audience of 1500 right now, so I don't have that much command on the language, or I don't have that much confidence. I don't have the correct body language to throw my thoughts to the audience. So with the time I developed these tools. These are the tools. This is not the end product. Right. These are the tools. But what is important, that my thought is clear. I know what I want to deliver. That is the main thing. And how to deliver are the tools. So it takes years to practice to develop these tools. And finally, when you have these tools, now you can use them however you want to. आप अभी डबिंग कर रहे हो तो आप अपनी खुद की आवाज इस्तेमाल कर रहे हो. लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, स्लोली आपको रियलाइज होगा कि अरे मेरी आवाज यहाँ तक भी जा सकती है और यहाँ तक भी जा सकती है. ये स्लोली डेवलप होगा आपका एरिया, बिकॉज यू बीन डूइंग इट अगेन एंड अगेन. तो तुम्हारी आवाज खुल जाती है. सो नाउ यू हैव दिस मच. सो अब जब तुम काम करोगे अगले प्रोजेक्ट पे, तो तुम इतना खेल सकते हो. हाँ. उसके बाद तुम काम करोगे तो तुम्हें पता चला कि ये डायमेंशंस तो है, पर ये भी डायमेंशंस है. मतलब ये कर सकते हैं और यो कर सकते. तो ये अलग ही डायमेंशंस मिल गए, तो यहाँ भी खेल सकते. तो ऐसे हमारे टूल्स बढ़ते गए और बढ़ते गए और बढ़ते गए और बढ़ते गए. और अब जब मेरे पास जब कैरेक्टर आता है कोई भी, तो मुझे ये सारी चीजें पता है. सो नाउ portraying every emotion becomes more easy because I have a lot of possibilities to portray that particular sentence. So that is when the emotion guides you through it. Now you don't have to think कि मुझे ये sentence कैसे बोलना है. You just need to feel the emotion to your core, and the emotion will guide you because now your tools are sharpened. अच्छा, जो डबिंग में ऐसा होता है कि हम मतलब जो भी मूवी या मटेरियल है वो पहले से प्रेजेंट है और उसकी एक वाइब है, उसकी एक टोन है, तुम उस टोन को पकड़ के उसको कर सकते हो. बट व्हेन यू एक्ट योर ओन कैरेक्टर समवेयर, तो वो तुम्हारी इमेजिनेशन में होता है, एंड देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि तुम उसको ज़रूरत से ज़्यादा कर जाओगे, ओवर प्ले. एंड मैंने कहीं पढ़ा था या किसी इंटरव्यू में सुना था कि राजकुमार राव बिलीव्स इन अंडर प्लेइंग वॉट एवर यू आर इमेजिनिंग. सो डू यू रिलेट टू दैट इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग? एक्टिंग रिगार्डिंग डबिंग और ऑन स्टेज और ऑन कैमरा? स्टेज एंड कैमरा. नहीं, स्टेज भी फिर भी अलग होता है ऑन कैमरा. It really depends on the director and demand of the role. I feel there is nothing called as underplaying and overplaying. It is the role. अच्छा, मैं बताता हूँ underplaying and overplaying. पता, I know the terms, but and those are the terms which are used very frequently. But if you really see it, if right now what I'm feeling is I have a lot to say, and I'm talking, I'm constantly talking, and I'm excited, right? So this emotion that I'm feeling right now, this is how I'm expressing. अब इसमें underplay या overplay कुछ है नहीं.
दिस इज हाउ इट इज. सो इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्टर. ऐसा मुझे लगता है कि आई फील कि प्रियदर्शनी तुम ज्यादा हिल रही हो फ्रेम में, ज्यादा हिलो मत. ओके, यू नीड टू बी काम एंड साइलेंट. तो मेरा कैरेक्टर चेंज हो जाता है. इफ आई एम मूविंग सो मच, ये अलग कैरेक्टर है, और ऐसे में बात कर रही हूँ तो ये अलग कैरेक्टर है. तो इट डिपेंड्स ऑन योर कैरेक्टर हाउ मच एक्सप्रेशन इज नीडेड एंड अंडर प्ले करना है या ओवर प्ले करना है. अगर आप राजकुमार राव को यहाँ पे देखोगे, लूडो में देखोगे, तो वहाँ पे उसने अंडर प्ले नहीं किया है. वहाँ पे उसका कैरेक्टर ही वैसा है जो उसे डिमांड करता है. तो इट्स अबाउट द कैरेक्टर. इफ एंग्री यंग मैन का कैरेक्टर है तो वो ऐसे तो नहीं करेगा. वो ऐसे ही चिढ़ेगा कामली. तो इट डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टर, हाउ डू यू पोर्ट्रे एंड हाउ डू यू से इट. ओके. तुम्हें पता है काफी सारे एक्टर्स डबिंग नहीं कर सकते. हाँ, मतलब ऐसे लगता, ऐसे इंडस्ट्री में भी ऐसा ओपिनियन एक है कि अगर तुम एक्टर हो, तुमने थिएटर वगैरह किया है, तो तुम कर सकते हो डबिंग. इसमें कोई बड़ी बात नहीं. बट व्हाट दे डोंट अंडरस्टैंड इज डबिंग इज एब्सोल्युटली डिफरेंट देन स्टेज एक्टिंग और कैमरा एक्टिंग. डबिंग फॉर योर ओन कैरेक्टर इन पोस्ट प्रोडक्शन इज solely different. हाँ. And actually dubbing is a different thing. तो उसकी शुरुआत थिएटर से हो सकती है, पर उसका अंत डबिंग पे ही होना चाहिए. मतलब it should be a different category. Stage acting, camera acting, dubbing acting. हाँ. It's a different thing. You need to deliver your emotions in a different way. क्या इन चीज़ों पे बहुत आउटरीच होता है, जो प्रमोशनल इवेंट्स के लिए एक्टर्स को डबिंग प्रोजेक्ट्स में ले लिया जाता है. सो फैंस आर ऑलवेज लाइक डिसअपॉइंटेड, और वो एंड प्रोडक्ट में वो फील भी होता है कहीं ना कहीं. डेडपूल 2 का बहुत बड़ा एग्जांपल है. बहुत बड़ा. all the good Disney movies and Pariniti and Priyanka are dubbing for that. I was like, why? There are so good dubbing artists यार, उनको लो ना. You don't need these faces in this dubbing industry. Especially with such big movies, you don't need them. अगर कुछ थोड़ा छोटे स्केल का है तो समझ आता है. हाँ, तो पब्लिसिटी के लिए यूज कर लिया. चलो, बड़ी मूवीज की ऑलरेडी है. डेडपूल 2 was already so big. पता नहीं क्यों बॉलीवुड को इन्वॉल्व किया गया. ओके. अच्छा, तुमने अब तुम्हारी, मैंने डायरेक्ट फैमिली के पर्सपेक्टिव से तो पूछा था, बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट द जनरल आउटलुक ऑफ इंडियंस ऑन द प्रोफेशंस रिलेटेड टू आर्ट? प्रोफेशंस रिलेटेड टू आर्ट मतलब कुछ भी हो गया, कोई कॉमेडी, रैप, सिंगिंग, कुछ भी परस्यू करना. एज माय फादर वुड से इन प्रॉपर मराठी, भीकेचे डोहाळे. मतलब क्या होता है? मतलब डोहाळे मतलब जो प्रेगनेंसी में क्रेविंग्स होती है, और या जनरल क्रेविंग्स. सो क्रेविंग्स फॉर बेगिंग. भीकेचे डोहाळे. भीख मतलब भीख देना किसी को. वी गिव समथिंग टू द बेगर. सो बेसिकली ये सारे जो धंधे हैं, ये आर्टिस्टिक वाले, ये सारे तब सूझते हैं जब अपना पेट भरा हो. जब खाली पेट हो तो जो काम मिल जाए वो करना होता है. उसमें आर्ट भी तुम वो सब बाजू में रखो. ये तो ये एक पर्सपेक्टिव तो है ही. ये तो नहीं, पर्सपेक्टिव भी नहीं है, ये तो सच्चाई है. जब तुम्हारा पेट नहीं पल रहा है तो तुम कैसे सोचोगे उन चीज़ों के बारे में? बट द थिंग इज, जब तुम एक अच्छी, मतलब ठीक ठाक फैमिली से बिलोंग करते हो और तुम्हारा फाइनेंशियल बैकग्राउंड ठीक है, तो मुझे लगता है वो थोड़ी सी फ्रीडम होनी चाहिए. जो प्रिविलेज तुम्हारे पास है, तुम उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करोगे? अगर मतलब हमने किया वो इस्तेमाल प्रिविलेज का, पर पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन यही होता है कि फाइनली बच्चा कहीं पे जाके स्टेबल हो. मतलब बहुत कम ऐसे पेरेंट्स है, ऐसे भी पेरेंट्स है, नहीं ऐसे नहीं, बट दे वांट देयर किड टू बी सेटल्ड, हैव सम सिक्योरिटी, बी स्टैटिक. किसी पेरेंट को, किसी माँ बाप को ऐसे नहीं लगेगा कि मेरे बच्चे पे
ऐसी नौबत आए कि उसके पास कुछ ना हो या फिर हाँ 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 उसको किसी पे डिपेंडेंट होना पड़े, ये किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा अगर मेरे बच्चे को ऐसे कुछ सिचुएशन में डालना पड़ रहा है। So that's very genuine concern of a parent. So I think artists should be independent. That's what it is necessary. अगर मैं एक पेंटर हूँ और मुझे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स करने हैं, मुझे नहीं कन्वेंशनल पेंटिंग्स करने, तो दैट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई शुड फीड माई सेल्फ एट लीस्ट with whatever path I've chosen. I should be capable of doing that. If you're capable of doing that, then that is fine. Then you can do anything. You can achieve anything. जैसे मैंने कहा, इंजीनियर्स जुगाड़ करना चाहिए. अगर मैं डबिंग आर्टिस्ट हूँ और अभी अगर मैं फैंडअप्स कर रही हूँ, तो आई शुड नो हाउ टू अर्न मनी विथ दिस. डेफिनेटली I should have that approach, that business approach towards my passion. तो हम उसका यूटिलाइजेशन मनी अर्न करने के लिए कर सकते हैं. ऐसे नहीं कि मुझे ये करना है, बस जब तक करना है तब तक करना है, मुझे ये पसंद है, मुझे नहीं. यू नीड टू हैव अ पर्टिकुलर अप्रोच. यू नीड टू फाइंड जॉब अपॉर्चुनिटीज इन योर पैशन और रिलेटेड टू योर पैशन. अगर मैं डबिंग आर्टिस्ट हूँ तो आई कैन गो फॉर राइटिंग और ट्रांसलेटिंग. I can go for assistant direction in dubbing. I can go for dubbing direction. I can go for editing. So there are many job opportunities around my passion. So likewise, I can create job opportunities for myself so that I can feed myself in what I love, from what I love. Sorry. So you should be independent, basically. In whatever field you choose, you should be independent economically, financially, and you should be able to sustain yourself. That's it. That's a very nice outlook. ऐसा माइंडसेट होना चाहिए. ऐसा हो. अब मैं अब वैसे इसका कोई मतलब नहीं है, बट बीच में मैं एक चीज़ बोलना चाहता था कि कई बार ऐसा कंपैरिजन किया जाता है कि इस ऑटो वाले के बच्चे ने ये एग्ज़ाम निकाल के ये नौकरी ले ली, कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम, IAS PCS, if I'm saying the right names. तो पेरेंट्स एग्जाम्पल देते हैं कि इसने ऐसा कर लिया, तेरे पास क्या कमी है. तो वो एक मैं ऐसा मानता हूँ वो एक अर्जेंसी होती है. उनके पास ऑप्शन नहीं है. सारे रिक्शा वालों के बच्चे नहीं पास होते. हाँ नहीं, वो तो काफ़ी एक वन इन अ वेरी वैसा चांस होता है, बट that is also a sense of urgency. Don't take pressure of these things. Don't take pressure of these things. Absolutely, there is no need. Privileged बच्चों के पास सब होते हुए भी वो कुछ नहीं करते. This is a pressure. ऐसे नहीं है, मतलब उनके पास अगर इकोनॉमिकल प्रेशर है तो हमारे पास अलग अलग प्रेशर्स है यार हमारे खुद के. ऐसे नहीं होता कि किसी को कोई कमी नहीं है. ऐसे नहीं होता. कोई ना कोई चीज़ तो होती है सबके ज़िंदगी में. हाँ. और जो हमें पसंद है अगर हम वो करें तो वो जो 3 Idiots का डायलॉग है ना कि एक्सेलेंस के पीछे भागो, पैसों के पीछे या रेस के पीछे मत भागो, देन यू विल रीच नोवेयर. एंड इट्स एब्सोल्युटली ट्रू. सक्सेस के पीछे मत भागो. कोई भी सक्सेस स्टोरी तुम ले लो, वो लोग सक्सेस के पीछे नहीं भाग रहे थे. Most of the time they were devoted to an art or some cause. Correct. अगर मैं एक रिक्शा वाले की बेटी हूँ तो मुझे पता है कि इससे नीचे मैं नहीं जा सकती. या फिर मैं ऑलरेडी बुरा वक्त देख रही हूँ और उससे सीख रही हूँ, तो मुझे बहुत इंस्पिरेशन है पढ़ने के लिए. वही और मुझे अगर मुझे वो पसंद है तो ऐसे नहीं कि सारे रिक्शा वाले के बच्चे फर्स्ट आते हैं. अगर जिसको जो चीज़ पसंद है ना, और ऐसे नहीं कि मिडिल क्लास या हायर क्लास के बच्चे फर्स्ट आते ही नहीं, ऐसे भी नहीं. तो जिसको पढ़ाई करनी होती है वो करता है और वो आता है फर्स्ट. जिसको जो करना है वो करता है और वो उसमें एक्सेल होता है. द थिंग इज कि यू शुड नो व्हाट यू वांट टू डू एंड यू शुड वर्क टुवर्ड्स इट. काश इतना आसान होता सबके लिए. अच्छा, आपको लगता है कि पढ़ाई ओवररेटेड है हमारे इंडिया में?
वो तो है बहुत ही। ज़्यादा है, मेरे को लगता है ये। लाइक जब मैं वो शिनचैन से कजामा को पियानो लेसन जाते हुए देखता हूँ ना, मुझे बहुत जलन होती है। मुझे सीरियसली बहुत जलन होती है। मुझे म्यूजिक क्यों नहीं सिखाया गया बचपन में थोड़ा सा भी? तो अब सीख लो। हाँ, वो अब शुरू करूँगा मैं एक्चुअली। हाँ, शुरू करूंगा मैं, बस नहीं, कंप्लेन करूंगा मैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल नहीं सीखा है। मैंने 1 महीने के लिए गिटार लिया था मैंने एक दोस्त से, अभी मैं खरीदूंगा, अभी पैसा आया है। एक महीने गिटार बजाना तो नहीं सीखना होता भाई। वो ठीक है, Anyway. वो ठीक है। See the thing is कि ये जो आई थिंक यू आर इन व्हाट स्टैंडर्ड? मेरा बीटेक हो गया, मतलब अब जॉब कर रहा बीटेक हूँ। हो गया। लाइक हाँ, नाउ अब नाउ job आई कर एम रहे हैं। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ऑन सम लेवल, सो अब Great, मैं great. अपने जो भी खरीदना है खरीदूंगा और सीखूंगा। राइट राइट। तो ऐसे होता है कई बार कि पीयर प्रेशर में आ जाता है हम। मतलब बिकॉज कि अरे ये मेरे बहुत होता सर्कल है, में सारे दोस्त बहुत। हाँ ये सिर्फ पीयर, एक्चुअली ये पीयर प्रेशर जो है ना, ये स्कूल टाइम तक तो बहुत लिमिटेड था, बट व्हेन यू आर ऑन इंटरनेट तुम एक अलग ही दुनिया में हो। सबका स्किल लेवल वहाँ है जहाँ तुम अभी 5 साल तक भी नहीं सोच सकते हो कि तुम पहुँचोगे। तो वो चीज़ बहुत डीमोटिवेट कर देती है, दैट आई कैन नेवर मेक इट देयर। it's a bit difficult to get out of it. Even I get under peer pressure. बहुत बारीक बारीक चीज़ें होती हैं कि peer pressure में आके हम वो चीज़ें बोल जाते हैं जो हम मीन नहीं करते, या फिर वो चीज़ें कर जाते हैं जो ये मैं क्यों कर रहा हूँ यार। मतलब बारीक चीज़ें जो जैसे प्लेटें रखना सिंक में, ये खुद के घर में नहीं कर रही हूँ मैं, पर बिकॉज कि दूसरों के घर गए पीयर प्रेशर की वजह से खुद की प्लेट उठा के जाके सिंक में रख दी। माँ बाप ऐसे देख रहे हैं कि अरे ये क्या हो गया इसको, हमारा बच्चा नहीं है ये। तो ये चीज़ें होती हैं एंड दैट्स नॉर्मल, बट यू शुड नो कि ये अगर मैं गिटार सीख रही हूँ या मैं गाना सीख रही हूँ तो ये मुझे सीखना है सच में, या मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बाकी लोगों को कुछ ना कुछ आता है और मुझे कुछ नहीं आता। ये चीज़ अगर गाइड कर रही है तो ये तुमको कहीं भी नहीं लेके जाएगी, ये बस तुमको घुमाती रहेगी। फिर 2 महीने बाद तुमको दिखेगा अरे वो ड्रम्स बजा रहा है, मुझे ड्रम्स बजाने। फिर 3 महीने बाद तुमको लगेगा अरे यार मैं फिटनेस की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा, मुझे फिटनेस करना है। सो इट्स ऑल दिस, एंड बिकॉज ऑफ दिस इंस्टाग्राम सोशल मीडिया यू डोंट नो कि इज दिस योर इनसाइड inner call or this is just a peer pressure. तो it's you need to give time कि मुझे सच में सीखना है या नहीं सीखना है, ये just ऐसे ही टाइम पास है यार। And it's fine not to have any musical background, it's fine not to have any extra artistic knowledge, it's absolutely fine, it's okay. You are a good dubbing artist and you are doing something that you love, and it's okay not to do everything at once. It's okay. अच्छा, एवरीथिंग एंड वंस हम तो नहीं करते, आप तो करते हो, लेकिन तो इसमें भी ऐसा है कि आपका कुछ फेवरेट है? इज देयर अ थिंग कि आपकी फेवरेट है? Acting. Okay. Theater is my favorite thing. परफॉर्म करना। हाँ, थिएटर में एक्चुअली तुम उन बाकी चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हो कहीं ना कहीं, लाइक कॉमेडी टाइमिंग वहाँ पे इंक्लूड हो सकती है। कई बार म्यूजिकल्स प्लेट होते हैं तो वहाँ से मेरे ख्याल से ऐसा हर चीज़ में होता है कि हम कोई भी एक चीज़ या कोई भी एक स्किल है उसको हम लर्न करते हैं तो उस स्किल को हम कहीं ना कहीं दूसरे स्किल में अप्लाई कर ही सकते हैं, इवन दो वो रिमोटली रिलेटेड भी नहीं होगा तब भी हम कुछ ना कुछ अप्लाई कर सकते हैं उनमें से। तो अगर एक स्किल हम सीखते हैं तो नेक्स्ट स्किल सीखना ईजियर रहता है मेरे ख्याल से हमेशा। yes and it's something you have, मतलब my father always says this कि core competency जो होती है हमारी, जो गीता में कहा गया है, जो हमारा धर्म है, धर्म यानी जो हमारा बेसिक एलिमेंट, जो करने के बाद हमको बहुत खुशी मिलती है, बहुत। मतलब इट कुड बी अ बेसिक थिंग, इट कुड बी ऑर्गेनाइजिंग स्टफ, इट कुड बी क्लीनिंग,
it could be sorting things, it could be writing, anything, कुछ भी. पर मुझे लिखने में बहुत मज़ा आता है. लिखना मुझे बहुत पसंद है. कुछ भी लिखने को दो, मुझे लिखना बहुत पसंद है. तो if I'm having fun in writing, if that's my element, I should go for calligraphy writing. I should go for designing in letters. So that's my element, and I should find job opportunities around it. So I have more fun. It's same thing in every field. अगर आपको जो काम पसंद है उसके आसपास आप कुछ कर रहे हो तो आपको बहुत बहुत खुशी मिलती है, और फिर आपको इनसिक्योरिटीज नहीं रहती, आपको जेलसी नहीं रहती, आपको सारे थॉट्स नहीं आते, आपको सिर्फ मज़ा आता है वो काम करने में. ये चीज़ सिर्फ ऑडियंस के लिए नहीं, हमारे लिए भी बहुत बेनिफिशियल है. ओके. उसमें एक ये भी चीज़ है ना गीता में कि हमें जो भी हम करते हैं वो हमें बस करने के लिए करना चाहिए, रिजल्ट नहीं देखना चाहिए. मतलब रिजल्ट तो चलो आएगा या नहीं आएगा वो हमारी बात की बात है. व्हाट हमें जो करना है कि वो बस हमें करना ही है. वी जस्ट हैव टू डू व्हाट वी आर डूइंग. यही चीज़ कि सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस के पीछे भागो. इट्स द सेम थिंग. हाँ. और एक चीज़ और के महाभारत और गीता, मतलब जैसा भी कहना चाहो, जो धर्म की डेफिनेशन दी है ना, जो मतलब धर्म सुनते हो तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? हिंदू मुस्लिम. बिल्कुल भी नहीं. बट धर्म की एक्चुअल डेफिनेशन जो महाभारत ने दी है वो बहुत फैसिनेटिंग लगती है मुझको. दैट धर्म इज द वे ऑफ लिविंग, हाउ यू इंटरेक्ट विद नेचर, हाउ यू इंटरेक्ट विद योर इनर सेल्फ. ओके. ये ज़्यादा हो गया. नहीं थोड़ा क्लैश हो गया ओपिनियंस. हाँ, क्लैश हो गया थोड़ा. What you said is not wrong. It's not wrong. It's correct, but true. It's not something. It's not something to be told. It's what you are. हाँ. It's the way of behavior, but it's not something to be told. It is already inside you. Your dharma tells you what to do. It's your inner calling. यही है exactly. To do. That is the correct definition. Yeah. Right. रात के 12 बजे गीता पे डिस्कशन कर रहे बंदे. मेरे को तो बहुत पसंद है यार गीता. हम सबको पसंद है. I was reading that ISKCON के books ना. So I got introduced to these different Vedas and मतलब नाम पता थे, उसका कंटेंट पता नहीं था. या गीता का मैंने बहुत सारा पढ़ा वो 2-3 महीने, और उसमें इट वाज आई गॉट, मतलब मुझे पता नहीं था कि ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं या फिर ये सारे ओपिनियंस है इन लोगों के जो इतने एंटी फेमिनिस्ट है. एंड दिस इज़ लाइक इट वाज अ शॉक कि ये जो सिखा रहे लोगों को ये मुझे नहीं, आई डोंट अग्री विद दिस. एंड सो इट वाज लाइक इट वाज अ गुड ऑडियो बुक का प्रोजेक्ट वेयर आई रोट डाउन ऑल द पॉइंट्स विच बॉदर्ड मी. उसमें लिखा गया है कि स्त्री, मतलब जो women are not as smart as men. Women are meant for reproduction. Naturally they have. ऐसा किस में कहा गया है? इससे गीता में नहीं कहा गया है, पर उन्होंने जो गीता का विश्लेषण किया है या उनके जो एक्सप्लेनेशंस है किन किन क्वेश्चंस के, उसमें बहुत सारे रेफरेंसेस ये ऐसे आए हैं. तो आई वाज शॉक्ड कि ऐसे कैसे तुम लोग बता रहे हो यार दुनिया को, यहाँ पे दुनिया कहाँ चल रही है और तुम क्या लेके बैठे हो. सो आई वॉज वेरी एंग्री वाइल रीडिंग इट. मतलब आई यूज टू रीड दैट, माई टोन वॉज लाइक दिस ना, कि त्या काळात स्त्रिया आणि पुरुष. माई टोन वॉज लाइक दिस. सो इट वॉज वेरी प्लेजेंट टोन. बट सो आई यूज टू रीड तर अशा पद्धतीने स्त्रिया अतिशय मूर्ख. So sometimes it can be really difficult to
या मतलब तुम ऐसी चीज़ आप अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके दे रहे हो जिससे तुम अग्री नहीं करते हो. इट कैन बी डिफिकल्ट समटाइम्स. ऐसा एक्टिंग में भी बहुत होता होगा ना कि हमें ऐसा कैरेक्टर जो मिल जाता होगा जो हमें बिल्कुल ही पसंद नहीं है. मूवीज में ये करना पसंद नहीं, मूवीज में करना आसान हो सकता है कंपैरेटिवली टू लाइक तुम वो बुक तो एक कैसा कहूँ, वो एक नॉलेज की तरह ट्रीट करते हैं ना हम बुक्स को. मूवीज को तो हम एंटरटेनमेंट की तरह ट्रीट करते हैं. ऐसा तो नहीं है. एवरीथिंग इज अगर वो बुक फिक्शन नहीं है कंप्लीटली. You can treat any work professionally. I can say कि women are less than men. Yes, we are. And then I can just take $10,000 for this advertisement, and I can go home. I can do this professionally. So if I can separate it out, my personal views are my personal views, and my professional life has no there's no clashing. इसमें तो आपको हेल्प भी मिलोगे ना बस वाले इंसिडेंट से, प्लेइंग अ डिफरेंट कैरेक्टर. तो फिर अपोजिट भी प्ले कर लो, क्या जा रहा है. So it's my choice if I want to say this or not. But if I decide to say that, then I'll say it with full conviction. मतलब मूवीज में या एक्टिंग में भी ऐसे होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें लॉजिक नहीं होता है. अरे ये कैरेक्टर यहाँ पे ऐसे क्यों बोलेगा, नहीं बोलेगा यार. बट यू हैव टू से इट. तब यू फाइंड योर ओन लॉजिक एंड कन्विक्शन पे आप वो बोल देते हो डायलॉग. शाहरुख के मूवीज निकाल के देख लो, अक्षय कुमार के मूवीज, सलमान के मूवीज निकाल के देख लो, कहाँ पे है लॉजिक बताओ, कहाँ पे है लॉजिक. पर देखने में ऐसा लगता है नहीं, यू कीप वॉचिंग इट, यू कीप एंजॉइंग, वो कन्विक्शन से करते हैं. बस वही चीजें है. ओके, सो मैं यहाँ पे वो जैसे कबीर सिंह का बहुत चला था ना, एंटी फेमिनिस्ट मूवी करके, मिसोजिनिस्ट स्पेसिफिकली. सो लाइक मूवी में आई वॉज द मूवी एंड आई लाइक्ड इट. मतलब मेरा ऐसा नहीं था कि मैंने कहीं भी उस मूवी को ऐसे देखा कि इट इज़ कैसे बताऊँ, चलो छोड़ो. छोड़ का रहा है मतलब कि इट डिपिक्ट्स द सोसाइटी जो हम जिसमें हम रहते हैं, ऐसा कुछ. एक वो कैरेक्टर थोड़ा साइकोटिक है, मुझे ऐसा लगता है स्टार्टिंग से. तो उसके एक्शंस को तुम लॉजिक से क्यों ट्रीट कर रहे हो. मेरा सिंपल सा ये था. कैरेक्टर चाहे कैसा भी है उससे क्या फ़र्क पड़ता है. मूवी में अगर किसी को कोई कैरेक्टर दिया गया है, इवन वो एंटी फेमिनिस्ट है, लड़कियों को मारता फिरता है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है. तुम्हें ये थोड़ी ना उससे टेक करना है. ओके हेलो, अबे अटक गया तू. ये सिर्फ मेरे में अटका हुआ है क्या. नहीं मैं माई इंटरनेट कनेक्शन वॉज अनस्टेबल, अभी लिखा रहा है. ठीक है. हाँ, तो मैं कह रहा था कि कबीर सिंह में जो भी दिखाया गया है वो मूवी में ही तो दिखाया गया. लोगों ने उसको क्या लिया कि ये मूवी में जो दिखाया गया इससे लोग गलत सीख लेंगे. मतलब ये सेंस नहीं है लोगों में कि इट इज़ जस्ट अ मूवी एंड ही इज़ प्लेइंग अ कैरेक्टर. तो क्या फ़र्क पड़ता है उससे जो तो कह रहे. इतना ये सारी चीज़ें डाइसी है. मतलब कबीर सिंह के बारे में इतना सारा बोला गया, इतने सारे डिबेट्स हुए. थप्पड़ के बारे में किसी ने नहीं बोला कि ये सही दिखाया, ये दिखाना चाहिए, ऐसे होना चाहिए. जो गलत है वो पिन पॉइंट कर देते हैं, पर वो जो सही है उसको उठाते नहीं है. तो ये सारी चीज़ें दे आर जस्ट वेस्ट ऑफ, इट्स जस्ट यू नो, इट्स ये सब बोलने की बात है, इससे हासिल कुछ नहीं होने वाला. बस एक डिस्कशन होगा 10 मिनट, सबको अच्छा लगेगा, कुछ इंटेलेक्चुअल बातें अपने घर जाएंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा. पता है मैं कोई भी कहीं भी कंट्रोवर्सी चल रही होती ना, मैं उस कंट्रोवर्सी से सिर्फ एंटरटेनमेंट लेता हूँ और मीम्स देखता हूँ बस. उससे ज़्यादा मेरा कोई ओपिनियन नहीं रहता उस पर. ये पॉलिटिक्स हो, चाहे मूवीज़ में हो, फेमिनिज्म हो, कुछ भी हो. आई जस्ट एन्जॉय माई एंटरटेनमेंट, टेक माई डेली डोज ऑफ इंटरनेट एंड देन स्लीप. No, you should have an opinion. It's not like that, and you should try to understand the things. पर किस चीज़ को कितना इम्पोर्टेंस देना है और कौन सी चीज़ को कितनी इम्पोर्टेंट है एक्चुअल में. जो कंगना और सुशांत का इतना उन्होंने ड्रामा किया,
उसको उठाया किसने? पब्लिक ने उठाया, इसीलिए उन्होंने वो कंटिन्यू किया। Exactly. मतलब हम डिस्कस करते हैं, ये बुलशिट है, ये भी हम डिस्कस ही करते हैं ना, तो उससे भी वो चीज़ पब्लिश ही होती है। तो अनलेस एंड अंटिल यू स्टॉप गिविंग इम्पोर्टेंस टू दीज थिंग्स वोंट चेंज। दीज आर द पॉलिटिक्स ऑफ द मीडिया वालों का वो सब कैलकुलेशन होता है। पॉलिटिक्स, ऑल दीज डिबेट्स एंड डिस्कशंस एंड एवरीथिंग। अभी कबीर सिंह के बारे में इतनी चर्चा हुई तो उसका ये बढ़ गया, उसका बिजनेस बढ़ा, उसका तो ऑफिस बढ़ गया। या हाँ, इन दी एंड फायदा तो कबीर सिंह को ही हुआ। ओके, तू कुछ वो पूछने वाला था ना, कहाँ गया? हाँ, ये अच्छा, आप वो जीदू कृष्ण मूर्ति को फॉलो करते हो आप उस पे यूट्यूब पे? उसके ऊपर आपके क्या व्यूज है अबाउट जीदू कृष्ण मूर्ति? जय कृष्ण मूर्ति है। जय कृष्ण मूर्ति, आई एम अ फैन ऑफ दैट गाय, एब्सोल्युटली। इतना ओवरवेलमिंग पर्सनालिटी है ना वो, इतनी ज्यादा, पता नहीं क्या ही है वो बंदा। मतलब ही इज अ टोटली डिफरेंट ह्यूमन बीइंग। ऐसा कभी नहीं देखा हुआ तुमने कहीं भी। He is someone who speaks something which is actually worth listening. Every word of his, मतलब he just stirs the mind, and I love that person. He's एक तो after reading all the ISKCON books, I was told by a friend कि go and watch his videos and you'll be blown away. All your concepts, all your assumptions, your beliefs, सब उनको पहाड़ में डाल देता है ये आदमी, और तुमसे क्वेश्चंस करता है। हाँ, मतलब एक बहुत सही चीज़ उसकी ये कि वो जब वो उससे कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसके आंसर क्वेश्चन से करता है। वो हमें ही बोलता रहता है कि क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, वो क्वेश्चन, एंड ही डज नॉट गिव अ करेक्ट आंसर उस चीज़ से बिल्कुल भी। Exactly, मेक्स अस थिंक। Exactly, and that's the beautiful point of it. ISKCON के books में they tell you what to believe, and this guy tells what he knows, and he asks you, what do you feel now? And we like, अरे पता नहीं यार, सोचा नहीं। तूने चेक नहीं करी होगी, तरुण चेक करी होगी एक आध बार वीडियोस कभी। भाई, और सोने से पहले चेक करो। जो भी ये पॉडकास्ट सुन रहा है या देख रहा है वो भी चेक कर लेना जीदू कृष्ण मूर्ति को कभी। मतलब मुझे इससे थोड़ा सा वैसा फील आ रहा है, क्या नाम है यार, कुछ बाबा वगैरह के नाम बताओ यार। सदगुरु। हाँ, सदगुरु वाला फील आ रहा है। तो किसी को भी देख ले, वो एक बहुत डिफरेंट पर्सनालिटी है, स्टिल बहुत डिफरेंट। सदगुरु इज डिफरेंट। सदगुरु क्यों इतना फेमस हुआ? क्योंकि वो लॉजिक्स देता है हर चीज़ के, बट ही इज मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स वे ऑफ लिविंग एंड रूटीन, आयुर्वेद and reasons of doing particular activities. So he's more into that. So Jay Krishnamurti is like fuck another. वो मतलब गांजा मारो और उसका सेशन सुनो, तुम 2 दिन उठोगे नहीं, हिलोगे नहीं अपनी जगह से। मैंने भी अभी रिसेंटली डिस्कवर किया था एंड भाई मैंने देखा same. I discovered him last year and I used to watch his videos बिफोर स्लीपिंग एवरी नाइट एट 3 वगैरह, एंड वो जो हिट होता था ना एट 3 AM, उसका एक 5 मिनट का वीडियो सिर्फ, वो तो टाइम ही अलग होता है। वो तो टाइम ही अलग होता है, एक तो मजा आता था। काश मेरे घर वाले ये ना देखें। आई एम सपोज टू स्लीप बाय 12 or 12:30। हाँ, what else? आई थिंक काफ़ी लंबी कॉन्वर्सेशन हो गई है। बहुत ही लंबी। और डबिंग के बारे में आई थिंक 30% बोला हमने, बाकी सारी दूसरी चीज़ें ही बोली। काफ़ी इधर उधर, कोई बात नहीं, हर चीज़ से कुछ ना कुछ मिलता ही है।
especially. I would like to add something to. You are the only guys जो पता है मुझे मेरे और वरुण के अलावा जो who care about dubbing, about good dubbing, who actually care about the quality and who want to work for months on just one film and deliver a good quality dub. तो मतलब I have less knowledge about fan dubs and people who do fan dubs. I don't know much of people, but I feel inspired by you guys. मतलब it's amazing what you guys achieve. अगर we feel inspired very by honestly. you. By आप दोनों your अच्छा हाँ, especially your like way of life, your outlook on life in general. Like you are very energetic, excited about everything. Like when we were discussing about that project जो हमारे मूवी आई थी ना डब करने के लिए एक like we were analyzing but you were like करते हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटीज कम आती हैं. वो just do it वाली attitude. just do it, yeah. just करना. अभी यही तो हमारी उम्र है. अभी तो मैक्स एनर्जी हमें. अभी तो हम कर सकते हैं. एनिमे टीम में हम लोगों को लगता है कि हम जिंदगी जी चुके. अब बुढ़ापा आ जाए. हमारी लेट नाइट कॉन्वर्सेशंस इतनी डिप्रेसिंग होती है. मतलब हम लोग लिटरली ना 12 बजे हम जूम कॉल पे बैठते हैं. ये हो गया, मैं हो गया, रजत हो गया, अंकित हो गया, और हम लाइफ के बारे में बात करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं अपनी जिंदगी के साथ. What we should be doing and what we are doing. Exactly. What we are doing. Guys, you're doing amazing job. And the thing is कि बिल्कुल भी इस एनर्जेटिक चेहरे पे या इस इंटरव्यू वाले जोन पे मत जाओ. You never know कौन सा आदमी कौन से फेस से जा रहा है, या मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, बट कोई भी मतलब यू फील वेरी इंस्पायर्ड और एनर्जी. यार क्या बंदी है यार, क्या एनर्जी है इसमें. ऐसे नहीं है. आई एम डाउन एट द मोस्ट. मतलब ये कॉन्वर्सेशन इज द मोस्ट हैपनिंग थिंग दैट हैज हैपेंड टू मी द होल डे एंड आई वाज ऑन शूट. सो इट्स नॉट लाइक कि आई एम लाइक दिस 24/7. This is something that I really enjoy. So I'm on at 12 o'clock. I'm supposed to wake up at 7:30. Even I'm supposed to wake up at 8. And I was tired. I was hell tired before this video call. But now I'm energetic because I'm having fun. But it's not like मतलब ये impressions बिल्कुल भी मत बनाओ किसी के बारे में. हाँ एक्चुअली ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सोशल मीडिया पे तुम्हारी लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स जाते हैं, तो ऑब्वियसली तुम उसमें खुश दिखोगे, उसमें कुछ बहुत चीज़ें हो रही होंगी, बट सुंदर दिखोगे, उसमें अगली नहीं दिखोगे. फेक तो बहुत होता है. हाँ मतलब 100% फेक नहीं होता है, बट वो तुम्हारे पूरे महीने का हाईलाइट हो सकता है कोई भी एक पोस्ट. हाँ करेक्ट. सो इट्स नॉट उसके बीच में जो 10 दिन गए हैं वो तुमको पता नहीं वो आदमी बहुत रूड है दूसरे लोगों से, या फिर वो बहुत बदतमीज है, या फिर वो बहुत एडिक्टिव हो सकता है, या फिर टॉक्सिक हो सकता है. यू डोंट नो थिंग्स. तो डोंट गेट प्रेशराइज्ड बाय समवन्स पर्सनालिटी और यू नो समवन्स ऑरा. बहुत सारी चीज़ें जो सिर्फ दिखावे के लिए होती है, एंड हर एक का प्लस माइनस होता है. आई फील अमेजिंग while looking at you guys because I can't do what you are doing. I am very udta panchi. I can't stay at one place. So I admire people who stay together, who work together and have patience to work on a single project for months, even while doing it as a part-time thing, or you know whatever struggles that you have, but you manage to do it, and that's a big thing to achieve. So there are pros and cons and everything. So don't feel like don't take that pressure of someone's personality or
especially for you, Tarun. अच्छा, मैं ज़्यादा डिप्रेस लग रहा हूँ क्या मेरी बातों से? आपने बोला ना अभी कि अच्छा। ऐसे से हम बातें करते हैं and stuff. हाँ वो हम सबका है, मतलब मेरा रजत सबका है, का, बट अमन का, एक्चुअली सबका एक जैसा। मतलब मैं बोल सकता था एक टाइम पे शायद मैं ज़्यादा डिप्रेस रहा करता था इससे, बट अब मुझे लगता है कि ये ज़्यादा डिप्रेस्ड है मुझसे भी ज़्यादा, विच इज़ एन अचीवमेंट एक्चुअली। ये गलत जगह प्रोग्रेस कर ली मैंने, बट होगा धीरे धीरे, मे बी आई विल गेट यूज्ड टू इट। This was a great session. What the fuck? It was a great session. I had fun. Yeah, it was absolutely fun. And but- you guys are good listeners. That इंट्रोवर्ट होने का एक वो है, फायदा है मस्त कि है। हम बोलते कम है, सुनते ज़्यादा हैं। बट कभी कभी ऐसा भी होता है दैट वी फील लाइक कि हम ज़्यादा टोक रहे हैं किसी को बोलते वक्त। हुआ होगा कभी ना कभी तो, बट नहीं, मतलब मेरे साथ तो नहीं हुआ, मैं तो रुकती नहीं हूँ तो, और मुझे बोलना तो मैं बोल दूंगी। आई एम लाइक रुक भाई, मेरा भी हो रहा, रुक। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर Great. कमिंग। आई थिंक बहुत टाइम हो गया। थैंक यू, थैंक यू एंड सॉरी गाइस, बीच में उसका कोई बात नहीं। Very जो भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, आई थिंक वैसे तो हम बात कर चुके हैं, बट प्रियदर्शनी ने सेत्सुको किया है हमारे ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज के डब में, और यूकी का नरेशन एंड मिड एज वाली थी क्या? अमन को एग्जैक्टली पता होगा क्योंकि उसने मिक्सिंग की। हाँ, मिड एज बोल Small रहे हैं and, द एल्डेस्ट and यूकी, एडल्ट है वो शायद। हाँ, एडल्ट यूकी, एडल्ट एंड स्मॉलेस्ट, टाइनीस्ट। हाँ एडल्ट, हाँ मोस्ट एडल्ट एंड स्मॉलेस्ट वाली, हाँ वो दोनों किए हैं वुल्फ चिल्ड्रन में। एंड शी इज़ अ ग्रेट आर्टिस्ट, वॉइस एक्टर एंड डांसर, कॉमेडियन, सिंगर, कॉमेडी, पता नहीं क्या क्या है, मतलब हमें याद भी नहीं है, इतना देख चुके हैं ना, ये पता नहीं क्या क्या किया। और आज अगर तुम्हें नहीं पता ये कौन है, बस 5 साल का इंतजार करो, फिर तुम ये वंडर कर रहे होगे कि ये लोग इसको कैसे जानते थे। हाउ एंड फॉलो कर लेना उन्हें, मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे हम लोग, या फिर स्क्रीन पर पे भी मिल जाएगी, फॉलो अराउंड इंस्टा वगैरह का लिंक। So check all the artists that are coming to the podcast, and you will discover a lot, and you will learn a lot from them. I think you learned a lot from this podcast. We learned a lot आज में। We learned a lot. I feel like a therapist now. Stop that. नहीं, actually I needed someone to tell me that I am doing okay. Yeah, you're doing okay, Tarun Kumar. You're doing okay. थैंक यू सो मच। एक्चुअली लोग मुझे तरुण सैनी नाम से जानते हैं, यहाँ पे कुमार लिखा हुआ है। कुमार पता नहीं कहाँ लिखा हुआ है। मेरा पता है, ये बहुत दिक्कत भरी बात है, मेरे सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स पे तरुण कुमार लिखा हुआ है, और मैं वैसे सैनी हूँ। मतलब किसने लिखा हुआ है? पिताजी ने मैं करवाया। ऐसे भी इंदल करूँ, वैसे भी इंदल करूँ अभी तक तो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इफ़ यू फील लाइक इट टॉकिंग अबाउट समथिंग, मतलब कभी और मन करे तो यू आर ऑलवेज इन्वाइटेड। डेफिनेटली। और अगर किसी को कुछ पूछना है मुझसे तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। इंस्टा पे डीएम कर लेना इनको। हाँ, संभल के, जो क्वेश्चंस सेंसिबल है उन्हीं का आंसर्स दिया जाएगा। धन्यवाद। ओके हाय बेबी, खाना खाया, ऐसे सवाल Please don't do flirting. No, but I do receive these kind of DMs. हाँ, मतलब मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। नहीं, आई डोंट थिंक यहाँ की ऑडियंस वैसी होगी, क्योंकि मुझे ग्रेव ऑफ फायरफ्लाइज या वुल्फ चिल्ड्रन देखने के बाद मुझे काफ़ी सारे डीएम्स आए थे कि इज दिस द यूकी एंड आई यू द वन हु डिड यूकीज वॉइस, एंड इट वाज रियली नाइस। सो मुझे डबिंग के लिए मैसेजेस आए, मुझे स्क्रीन के काम के लिए आते हैं वो मुझे पता था, तो मुझे डबिंग के लिए मुझे इतनी खुशी हुई कि मुझे डबिंग के लिए मैसेजेस आ रहे हैं, वो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स था वो। सो I haven't received any kind of bad messages through this audience, so I'm grateful. Thank you guys. चलो, अच्छा काम किए लोगों ने।
नहीं, डबिंग जो एक्चुअली डबिंग को फॉलो करते हैं ना वो बहुत अप्रिशिएटिव है, वरना डबिंग की एक वो साइड भी है जो डबिंग को हमेशा क्रिटिसाइज करती है, बट वो कभी वॉइस एक्टर्स तक नहीं पहुंचेगी। हाँ करेक्ट करेक्ट। ऐसे भी डबर्स है ना जो गालियों वाले डब्स करते हैं और वो खुद को डबिंग आर्टिस्ट बुलाते हैं, ऐसे भी है कई सारे। उसका कोई फायदा नहीं है। मैंने एक्चुअली वो एक अपना अलग आर्ट है वो। रिसेंटली कॉमेडी के लिए ठीक है, बट वो डबिंग आर्टिस्ट तो नहीं बोलूंगा, ठीक है। हाँ, इट्स फन टू वॉच बट इट्स नॉट डबिंग आर्टिस्ट।